बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं, 13 मार्च है और हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे की कि ईरान के अंदर क्या क्या हुआ, ईरान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और तुर्की के अंदर जो कि ताज़ा तरीन खबर है कि तुर्की के अंदर क्या ईरान ने अटैक किया है या नहीं किया, और चौथा ये जंग किस तरफ जा रही है आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इराकी मिलिशियाज हैं या हिजबुल्ला है जो काम कर रही है लेबनान के अंदर, उन्होंने क्या किया है इस जंग में। शुरू करने से पहले हमें डिस्कस करना जरूरी है कि जो कुछ फेक खबरें चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है। पहली खबर जो चल रही है वो ये चल रही है कि नेतन्याहू चला गया। पहले भी मैंने बताया ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू नजर आया है कैमरे के ऊपर ईरानियों से भीख मांगते हुए कि प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ, हम जो है वो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए जंग कर रहे हैं। दूसरी खबर जो आई वो आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया के बारे में आई, जो आयतुल्लाह सईद अली खामनाई उनकी अहलिया के बारे में आई कि वो जो है वो जिंदा हैं, वो ठीक हैं, बिल्कुल ऐसी ही खबर है कि वो जिंदा हैं। तीसरी खबर जो आई वो ओमान के हवाले से आई कि ओमान के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। नहीं, ओमान के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया। चौथी खबर ये आई कि माइंस बिछा दिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये खबर भी झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान ने इसको डिनाई भी कर दिया है। और साथ ही साथ ईरान से अभी तक तेल जा रहा है चाइना को, 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ईरान बेच रहा है, वो भी बहुत ही महंगे रेट के ऊपर बेच रहा है चाइना को। और ईरान की मर्जी है, जिसको जाने दे उसको जाने देता है, जिसको ना जाने दे उसको नहीं जाने देता। जिसको मसला है ऑयल प्राइसेस से, प्लीज ईरान से आप पेट्रोल खरीदें। यहाँ पे 8 रुपए लीटर पेट्रोल है, आपको कोई जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अमेरिका का जो भरम है वो वैसे भी खत्ते के अंदर टूट चुका है, और कब तक आप प्रेशर के अंदर जो है वो आवाम को परेशान करेंगे इस चक्कर में कि हमें जो है वो मामलात को बरकरार रखना है। तो आई थिंक ये हाई टाइम है एक ग्लोबल शिफ्ट का इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, चाइना, ये सारे ममालिक एक साथ बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। एक कलेक्टिव अपना जो जोन है वो बना सकते हैं, डिफेंस का भी और इकोनॉमिक्स का भी। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त क्या हुआ है 24 घंटे में। ईरान के अंदर अगर मैं आपको अपडेट करूं टोटल स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, तो ईरान के अंदर 2000 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं, 22,000 से जायद बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है या तबाही हो चुकी है उनकी, जिसके अंदर 17,000 से जायद रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, और उसके अलावा कमर्शियल यूनिट जैसे कि फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं फॉर एग्जांपल उनकी तादाद 22 से ज्यादा हो चुकी है, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज की। मेट्रो स्टेशंस हैं और बाकी दूसरी चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन ग्लोबल हेरिटेज साइट फॉर एग्जांपल गुलिस्तान पैलेस जिस तरीके से टारगेट किया, अब और भी साइट्स को टारगेट करना शुरू कर रहा है इजराइल और अमेरिका। साथ ही साथ तेहरान के ईस्ट के अंदर और साउथ के अंदर बमबारी हुई है, आज भी हुई है, और करज के अंदर ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ इस्फहान, मलर्द और अब्दनान और अहवाज के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स रिपोर्टेडली हुई हैं। बसीज जो पैरामिलिट्री फोर्स कही जाती है, जो वॉलंटियर्स की फोर्स है ईरान के अंदर, उसके चेक पॉइंट्स के ऊपर हमले हुए हैं, पुलिस स्टेशन के ऊपर और मजीद हमले हुए हैं। आगे अगर बात करें हम लोग कि एग्जैक्टली ये जो ईरान का रिस्पॉन्स था वो किस तरीके का था, तो देखें ईरान ने अब तक 43 वेव्स लॉन्च कर दी हैं इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ। इजराइल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 43rd वेव जो लॉन्च की ईरान ने कुछ घंटे पहले, उसके अंदर उसने यूएस और इजरायली टारगेट्स को निशाना बनाया, और कलेक्टिवली अगर 24 घंटे की वेव्स को हम मिला के देखें तो स्टेटिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं। ईरान के अगर रिस्पांस की बात करें तो हमें समझ में आता है कि ना सिर्फ ईरान रिस्पांस कर रहा है इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट को, बल्कि हिजबुल्ला भी, क्योंकि लेबनान के अंदर भी बमबारी जारी है, तो हिजबुल्ला भी एंगेज कर रही है एक साथ इजराइल के, और जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो भी हमें नजर आ रही है फाइटिंग करती हुई। यमन कहां पे, इस पे भी हम बात करेंगे, और यमन के आने से क्या हो सकता है, ये डिस्कशन जो है वो बड़ी डायनामिक हो सकती है। लेकिन हिजबुल्ला की अगर हम बात करें तो हिजबुल्ला ने इस वक्त तक का, जो हिजबुल्ला सोची जाती थी कि हिजबुल्ला खत्म हो गई है और हिजबुल्ला में जो है वो कुछ भी नहीं बचा, इस वक्त तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्ला ने किया है इजराइल के खिलाफ। जो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में हम कंपैरेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें 100 मिसाइल्स हिजबुल्ला ने या 100 रॉकेट्स हिजबुल्ला ने दागे हैं इजराइल के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेटों की बारिश हो रही है लेकिन रॉकेट्स इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि 35th वेव के अंदर ईरान ने 10 एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया, और उसके साथ साथ 4 थैड की जो बैटरीज हैं उनके साथ जो रेडार अटैच्ड होता है उसको भी डिस्ट्रॉय किया, और थैड बैटरीज को खुद भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये अब ईरान के पास काफी हद तक एक ओपन जोन है कि वो मार सकता है बड़े कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी इंटरसेप्शंस, जबकि इंटरसेप्शंस अभी भी लोकलाइज्ड सिस्टम्स के थ्रू इसराइल के अंदर जो तेल अवीव में लोकेटेड हैं उनके थ्रू हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो चुका है, और वो बिल्कुल ना होने के बराबर सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है जब बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होती हैं उसके ऊपर। अगर हम बात करें ईरान के अपने मूवमेंट्स की, तो जॉइंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हिजबुल्ला और ईरान ने तो की, साथ ही साथ ईरान ने जो 43rd वेव लॉन्च की है अभी तक, उसके अंदर इसने मुख्तलिफ किस्म की खुर्रम शोर 4 मिसाइल्स मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ, 80 सब munitions होती है, मैं आपको बता चुका हूं अपनी वीडियो में, कदर मिसाइल्स, खैबर शिकन मिसाइल्स, हाइपरसोनिक फतह मिसाइल्स, विद ऑल ऑफ देम विद 1 टन वॉरहेड्स, मतलब 1 टन से कम की कोई भी मिसाइल यूज नहीं की है ईरान ने।
और इसके साथ साथ बराज ऑफ ड्रोन्स, अलग अलग किस्म के, शायद 139 ड्रोन्स भी यूज हुए हैं, शायद 126, 129, ये सारे ड्रोन्स यूज हुए हैं। लेकिन एडवांस ड्रोन्स जो ईरान के स्टेल्थ ड्रोन्स हैं वो अभी तक ईरान गेम में नहीं लाया है, जिसका नाम है हदीद 110। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जो मिसाइलें थी उनके ऊपर क्या लिखा गया, आप नोटिस करें कि जो मिसाइलें जा रही हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीजें ईरान ने पहले भी लिखी, जैसे कि ये मिसाइल जो है वो दुख्तरान के लिए है, जो मिनाब के अंदर जो शहीद की गई अमेरिका और इसराइल की तरफ से। फिर कुछ मिसाइल्स के ऊपर लिखा गया कि ये एप्स्टीन आइलैंड के विक्टिम्स के लिए है, और अब 43rd वेव में मिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है वैक्सीन फॉर पेडोफाइल्स मेड इन ईरान। तो ये एक ईरान ने सिग्नल दिया है कि वो लड़ाई जिससे कर रहे हैं वो ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल है, बल्कि एक बड़ा शैतानी निजाम है जिसको वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट के दौरान जब ये हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था कि ईरान जो है वो बम्बारियां कर रहा है अपने लोगों के ऊपर, उनको मार रहा है, और अब वो सारे लोग जो है वो साइड पे बैठे हुए जो भी तज्जिए कर रहे थे कि ईरान के अंदर जो है वो लोग खिलाफ हैं और जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ, तो उस टाइम भी बाल का जो पुतला जलाया गया था उसकी तरफ ये इशारा है। साथ ही साथ हम अगर बात करें कि ईरान ने किन किन जगहों पर टारगेट किया इसराइल के अलावा, इसराइल के अंदर हम लोगों को पता है कि अशदोद, एश्कलोन, हाइफा, तेल अवीव, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जिसके अंदर जेरूसलम के अंदर जो सेटलमेंट्स हुई थी उनको भी टारगेट किया ना सिर्फ, और दूसरी जगहों पे फॉर एग्जांपल गैलीली, कारमील, जार्जील, इन सारी जगहों पे बेहद मिसाइल्स और ड्रोन्स दागी गई। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसमें 19 यूएस के सोल्जर्स अपने मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंचे लेकिन वो इंजर हो गए। उसके साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी शो करती है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की वजह से यूएस के बैरिक्स और उसकी एयरक्राफ्ट सपोर्ट फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आपके सामने वो इमेजेस मौजूद हैं। अगर मैं आपको और डिटेल्स चाहिए तो आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल जॉन हुसैन ऑफिशियल के ऊपर आप और सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरीज आपको मैंने दिखा दी है। कतर के अंदर अगर बात करें तो कतर के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था अल उदैद के ऊपर, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया और काफी हद तक डिस्ट्रक्शन की, उसकी भी इमेज आपके सामने मौजूद है। और यूएई के अंदर बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, उसके अंदर और बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैंगर्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं अल दफरा एयरबेस के अंदर। और ये जो मिसाइल इस दफा यूज की है दुबई के अंदर एयरबेस के ऊपर, वो खुर्रम शहर 4 यूज की गई है। और इसके अंदर इतना खतरनाक हमला हुआ है कि जो अकोमोडेशन एरिया था अल-दफा का, उसके अंदर 10 मीटर का गड्ढा जो है वो बन गया है, और नजर आ रहा है कि जिस चीज को इस मिसाइल ने छुआ उस चीज को तबाह कर दिया। फिर भी अमेरिका आपको यही बोलता हुआ नजर आएगा कि 6 और 7 लोग अभी तक जो है वो जा चुके हैं अमेरिका के इस दुनिया से। बहरीन के अंदर शदीद हमला कर रहा, कहां किया? 5th फ्लीट के ऊपर किया। 5th फ्लीट के ऊपर क्यों किया सबको पता है, मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। सारा रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिकल, ऑपरेशनल सपोर्ट 5th फ्लीट से आ रहा है। और उसके साथ साथ ईरान ने इसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स जो है उसको यूज किया। किस चीज को टारगेट करने के लिए? LIDS काउंटर ड्रोन सिस्टम को टारगेट करने के लिए, स्टोरेज एंड डिपो सेंटर्स को टारगेट करने के लिए, जो कि यूज किया जाता था यूएसवीज के लिए, जो कि गाइडेड अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को कहा जाता है। और बेस सपोर्ट इक्विपमेंट भी डैमेज किया गया यहां पे, और जहां यूएस सोल्जर्स थे उस इलाके में भी हिट हुआ, इसका इंपैक्ट हुआ। इराक के अंदर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लनाज रिफाइनरी को जो है वो निशाना बनाया गया, उसको तबाह किया गया, क्योंकि ईरान ने कह दिया था, अब रिफाइनरीज पे जो हम बात कर रहे हैं, तो ईरान ने कह दिया था पहले से कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो हम बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेंगे और हर जगह पे हम जो है वो आग लगा देंगे जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट और उसके एलाइज यूज करते हैं तेल को। तो अभी हमें नजर आ रहा है कि ईरान, जो आपने देखा था ईरान के अंदर कुछ दिनों पहले यहां पे जो धुआं था काले बादलों का, उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बहुत जगहों पे, फॉर एग्जाम्पल हाइफा के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने लनाज रिफाइनरी के अंदर और दूसरी जगहों पे भी निशाना बनाया ऑयल रिफाइनरीज को। अगर इसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो अगेन व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद है, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं जाके। अब क्या हुआ इराक के अंदर? और इराक के अंदर एक बड़ी चीज हुई। इराक के अंदर क्या बड़ी चीज हुई? इराक के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी उन्होंने 2 KC-135 को निशाना बनाया। ये KC-135 क्या है? ये KC-135 रिफ्यूलर्स हैं, और इसके अंदर एक 6 बंदों का जो क्रू होता है वो मौजूद था। एक KC-135 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके अंदर 6 लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए, और ट्वीट भी लगाया एक CBS की जर्नलिस्ट ने, फिर उसने उसको डिलीट भी कर दिया। और अमेरिका ने बाद में बोला कि भाई ये तो गलती से हुआ है। अब गलती से क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि $1 ट्रिलियन जो अमेरिका खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर हर साल, उसमें मौजज़ाती तौर पे खराबियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। जेरल डारफोर में आग भी लग गई, और साथ ही साथ कुवैत के अंदर जो 3 तैयारे थे वो भी गलती से कुवैत ने जो है वो मार गिराए। तो बहरहाल ईरान तो जो क्लेम कर रहा है हमें उस पर जाना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से कोई एविडेंस नहीं आ रहा इनके एविडेंस को रिफ्यूट करने के लिए।
जहां तक बात आती है दूसरे केसी 135 की, वो इसराइल के अंदर लैंड हो गया लेकिन डैमेज था, उसकी पिक्चर भी मौजूद है, आप ग्रुप पे जाके चेक कर सकते हैं या मैं यहां पे लगा दूंगा अगर मुझे मिल गई। उसके साथ साथ अभी तक ईरान ने ये जो यूज किए हैं म्यूनिशंस, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने यूज किए हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने रिपोर्टेडली ईरान के 359 सरफेस टू एयर लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज की है। अभी तक ईरान के जो करार यूसीएवी है वो यूज नहीं की, वो यूज करेंगे तो उसके ऊपर दूसरा इंपैक्ट होगा क्योंकि उसके अंदर एमके बॉम्ब्स भी अटैच हो सकते हैं और काफी इफेक्टिवली जो है उसको टारगेट किया जा सकता है। इस हादसे के अंदर जो है वो लोग गए, लोगों की जो यूएस सोल्जर्स थे उनकी जाने गई, लेकिन साथ ही साथ हमें नजर आया कि इराक के अंदर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। वो बड़ी कार्रवाई क्या है? वो बड़ी कार्रवाई ये है कि फ्रेंच का एक बेस था जो कि इराक के अंदर इरबिल के अंदर मौजूद था और उस बेस के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने टारगेट किया और 6 लोगों को पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि इंजर हुए हैं। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि एक जो वहां का फ्रेंच सोल्जर है वो भी अपनी जान को हाथ धो के बैठ चुका है। और इसके अंदर हमें पता चला है कि यहाँ पे फ्रेंच बटालियन का डेप्यूटी हेड मारा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। फ्रांस इसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कुवैत के अंदर भी साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है कि हमले हुए हैं। यूएस एसेट्स जो अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पे थे उनको हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू निशाना बनाया गया सदर्न कुवैत के अंदर, और अल सालिम एयरबेस के अंदर जहां पे कुवैती और इटालियन एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे और यूरोफाइटर टाइफून्स मौजूद थे। आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि उस बेस के ऊपर काफी शिद्दत के साथ हमला किया गया है और रिपोर्टेडली काफी सारे एयरक्राफ्ट डैमेज हो चुके हैं। वो तो डिनाई करेंगे क्योंकि उनका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल हमें नजर आ रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि डैमेज ना हुआ हो, क्योंकि ये मीडिया आपको पिक्चर्स नहीं दिखाएगा। ये मीडिया आपको सिर्फ दिखाएगा कि ईरान के अंदर किस किस्म की बमबारी हो रही है, और क्योंकि इसराइल में सेंसरशिप है वहां से तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अरब ममालिक के अंदर भी कुछ नहीं हो रहा सिवाय कुछ जो सिविलियन बिल्डिंग्स है उसके डैमेज दिखाएंगे और कहेंगे कि देखें मुसलमान बरादर ममालिक के साथ क्या हो रहा है। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है कि टारगेट जो है वो यूएस ऑफिशियल्स हैं, भले वो होटल्स के हो क्योंकि वो कंप्लीटली बुक कराते हैं, भले वो होटल्स के ऊपर रह रहे हो या हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर रह रहे हो या टर्मिनल 3 का सीआईए का जो स्टेशन है उसमें सीआईए के ऑफिशियल्स हो। ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, अगर और डिटेल्स चाहिए मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें प्लीज। खैर अगर आगे बढ़ें तो यूएई के अंदर मैंने आपको बताया, कुवैत के अंदर मैंने आपको बताया, बहरीन के अंदर मैंने आपको बताया, इराक के अंदर मैंने आपको बताया, सऊदी अरब के अंदर मैंने आपको बताया, और अब तुर्की की जो बात है वो हम कर सकते हैं कि तुर्की के ऊपर जो मिसाइल जाती हुई नजर आई है क्या वो ईरान ने की है या नहीं की। मेरे ख्याल में तुर्की के ऊपर अटैक ईरान ने नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कर भी दिया हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ईरान ने शुरू से कहा हुआ है कि जिस मुल्क की तरफ से सपोर्ट आएगा यूएस को, उनकी जमीन इस्तेमाल करेगा यूएस, उस मुल्क के अंदर जो यूएस का इंटरेस्ट है, यूएस के एसेट्स हैं, उनको हम निशाना बनाएंगे। तुर्की बहुत अच्छा दोस्त है इसराइल का, वहां जो तेल जाता है पूरा अजरबैजान के थ्रू वो तुर्की संभालता है, ऑफलोड करता है और इसराइल भेजता है। हत्ता कि इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि तुर्की ने इसराइली को तो वीजा फ्री एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन फलस्तीनी जो डिप्लोमेट्स होते हैं बेचारे उनको वीजा लगवाने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस ऑल टाइम हाई जो है वो तुर्की के चलते हुए आ रहे थे काफी सालों तक, जो के बीच में डिप मार गए, लेकिन बहरहाल रिलेशंस जो है वो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ भी तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुर्की ने ना किया हो। बहरहाल इंटरसेप्टर्स की कमी है और तुर्की के अंदर जो नेटो का बेस है हो सकता है वो यूज किया जा रहा हो इसराइल की हेल्प के लिए। और देखिए टिट फॉर टैट सिचुएशन चल रही है। यहां ईरान के ऊपर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो ईरान ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। यहां ईरान के अंदर बैंक्स के ऊपर पर्टिकुलरली सिपा बैंक और मिल्ली बैंक के ऊपर टारगेट किया गया तो ईरान ने कहा कि हम भी आपके बैंकों को निशाना बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि ईरान ने रेडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो तुर्की एक आखिरी चीज थी जिसके थ्रू इंटरसेप्शन हो सकती थी। और दूसरी चीज ये है कि यूएस ने अपने बहुत सारे एसेट्स बहरीन से और कुवैत से निकाले हैं। अब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर कुछ चीजों को स्टेशन किया गया था और उसको शायद यूज भी किया है ईरानियन जो अटैक्स हैं उनमें। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं मसाला नहीं लगाना चाहता, वक्त आपको बता देगा। अभी तक तफसीलात ये है कि इंसरलिक एयरबेस जो कि अदाना में मौजूद है, नेटो का बेस, उसको निशाना बनाया गया किसी की तरफ से। हो सकता है ये मोसाद हो, क्योंकि मोसाद नो डाउट काम करना चाह रही है कि किसी भी तरीके से सारे मुल्कों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, जबकि ईरान जो है वो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन कर रहा है। ना ही वो पागल हैं कि वो बिला वजह अटैक करेंगे जब उनको इतने अच्छे टारगेट्स मिले हुए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो और देखें यहाँ पे बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। सेंसिटिव सिचुएशन क्यों है? क्योंकि देखें ईरान किसी का लिहाज नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इन्वॉल्व है, ना यूके का लिहाज किया साइप्रस में, ना फ्रेंच का लिहाज किया इराक में, ना यूएस का लिहाज किया कहीं भी, ना इसराइल का लिहाज किया, ना किसी बरादर मुसलमान ममालिक जो माशाल्लाह या तो इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा है या गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा है और इसराइल के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अच्छे ताल्लुकात हैं, ना उनका लिहाज किया, तो ना इंडिया का लिहाज किया। आप ये देखें कि इंडिया की जो इंडिया की वेसल है, जो टैंकर है जो इंडिया का जा रहा था,
उसको भी आग लगा दी, और थाई जो शिप जा रही थी उसको भी आग लगा दी। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है, और कबूल किया, ईरान किसी का लिहाज नहीं कर रहा है इस वक्त। मुझे नहीं लगता कि अगर अटैक किया है तो वो रिफ्यूज करेंगे कि हमने अटैक नहीं किया, जबकि वो खुल के सऊदी अरब जैसी जगह पे जब मार सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो कोई लिहाज करेंगे इस चीज़ के अंदर। खैर बहरहाल, तो आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने क्या कहा अपने मैसेज में? अपने मैसेज में उन्होंने यही बात की कि मैं जब सुप्रीम लीडर बना तो मुझे सुप्रीम लीडर बनने की जो खबर थी वो मिली ही आप सबके साथ, मतलब स्टेट टीवी के साथ थ्रू मिली, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई नहीं बनना चाह रहे थे। उनको एक सपोर्ट का एक फैसला जो है वो रिपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा था कि आप बनेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से मना कर दिया था। बहरहाल उनको जिद में जो है खबरगान ने और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इलेक्ट किया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं हु इज मुस्तफा खामनाई की वीडियो में कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की हैं, उनका मेरिट क्या है और क्यों वो लाइकली कैंडिडेट थे पहले भी, जो मैं बताता हुआ आ रहा हूं कब से मीडिया चैनल्स के ऊपर। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो कंटिन्यू करेगा स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसर्स। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इनकी स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा मतलब यह है कि कोई अगर आता है, कोई जाता है विदाउट ईरान परमिशन, जो इंटरप्रिटेशन है उसकी यह है कि कोई अगर आता जाता है तो उसको बगैर पूछे जाने नहीं दिया जाएगा। यमन की उन्होंने तारीफ की, हिजबुल्लाह की उन्होंने तारीफ की और इराकी ग्रुप्स की उन्होंने तारीफ की। अब देखिए यमन की तारीफ क्यों की? क्योंकि यमन को ईरान ने बड़े शिद्दत के साथ रिक्वेस्ट की कि प्लीज अभी कुछ नहीं करो, अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि यमन जो है वो बेताब था कि किसी तरीके से हमला कर दे, लेकिन यमन को रोक के रखा, बोला प्लीज अभी नहीं करें। और यहां पे उन्होंने वादा किया आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने कि वो बदला लेंगे हर उस शख्स का, हर उस मासूम शख्स का जिसको यहां पे शहीद किया गया। एक क्राइम उन्होंने कहा जो 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 जुर्म था मीनाब के अंदर, जो 175 बच्चियों को शहीद करके जो किया इन्होंने, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम बदला जरूर लेंगे और हर मासूम का हम बदला लेंगे, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह अली खामनाई। उसके साथ साथ ईरान का उन्होंने कहा कि हम कॉम्पनसेशन लेंगे, अगर कॉम्पनसेशन हमें नहीं मिली तो यूएस के जो एसेट्स हैं उनके थ्रू हम उनको सीज करके कॉम्पनसेशन लेंगे, यानी जो नुकसान आपने किया है उसको हम पूरा करेंगे उसको सीज करके, या फिर अगर वो भी नहीं हो सका तो हम ऐसी तबाही करेंगे इन एसेट्स के ऊपर कि आपके खसारे में वो चीज चली जाए और जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। अब इसके अंदर एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने 15 जो मुल्क थे नेबरिंग कंट्रीज, उनको जनरली बोला कि हम जो है वो कोई भी बेस जो आपके पास मौजूद है, जो भी एसेट्स मौजूद हैं वो बंद करो। अगर आपने उनको सपोर्ट किया तो हम इमीडिएटली फौरी तौर पे आप पे हमला करेंगे। इसका मतलब ये है कि हर मुल्क जो अमेरिका और इजराइल को इस वक्त सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, उसको निशाना बनाया जाएगा। और आप तैयार रहें, पूरे जितने भी बरसाती मेंढक हैं वो सारे कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस्लाम के अंदर दरार पैदा की जाए, आपके अंदर दरार पैदा की जाए। मोसाद के ऑफिशियल्स तो खुद अपनी अरबी जबान के अंदर जो है वो अभी से फितना फैलाना शुरू हो गए शिया और सुन्नी का, और बाद में आप देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि रिलीजियस एंगल से आपको मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी। जबकि ईरान इस जंग के ऊपर आया ही सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इस्लाम के साथ खड़ा रहा, चाहे फलस्तीनी जो सुन्नी है उनका साथ दिया, चाहे जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हो रहा था और वो लोग मुसलमान भी नहीं थे उनका साथ दिया, सिर्फ हक पे रहने की वजह से। वरना ईरान के ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं थी कि वो जो है वो चाहते तो बादशाह की जिंदगी बेहतरीन तरीके से आयतुल्लाह अली खामनाई गुजार सकते थे, और जितना प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया गया बहुत अच्छा था, मैं तो कहता हूं कर लेना चाहिए था, लेकिन बेचारे खड़े रहे और उन्होंने अपना खून दे दिया सिर्फ इस चक्कर में कि भाई आप लोग यूनाइट हो जाएं, आप लोग एक साथ हो जाएं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है इन बातों में नहीं आइएगा। ईरान और पाकिस्तान की लाइंस पे भी हमें डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, मजहब के नाम पे हमें डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और ये कोशिश हमें शुरू होती हुई नजर आ गई है। बहरहाल आगे आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने क्या कहा? आगे आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू डू द अटैक्स ऑन द यूएस बेसिस, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने लोगों का ईरान में नुकसान हुआ है उसको लोगों को जिनके घर गए हैं उनको फ्री घर मिलेंगे, जिनका नुकसान हुआ है मॉनेटरी तरीके से उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी, और जितने भी लोगों को फिजिकल नुकसान हुआ है, मतलब जिनको इंजरी हुई है, जख्म आए हैं इस जंग की वजह से, उनको फ्री में उनका इलाज किया जाएगा और फ्री में जो है वो सारी चीज़ें की जाएंगी और मुआवजा भी दिया जाएगा जो जाने गई उसका। इस पूरे स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या ये जंग बढ़ेगी या कम होगी? देखें, ये जंग अभी ईरान के हाथ में है। ईरान डिक्टेट कर रहा है कि ये जंग किस तरफ जाएगी और ईरान ही फैसला करेगा। अगर अमेरिका सरेंडर कर देता है, मतलब यहाँ मिडल ईस्ट के जितने भी दोस्त मुसलमान ममालिक हैं वो अमेरिका को कह देते हैं कि भाई खुदा हाफिज, यहाँ आप नहीं रहो और चले जाओ, तो हो सकता है ये जंग खत्म हो जाए। और ट्रंप की बातों से ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस जंग को आगे ले जाने में, क्योंकि वो कह रहा है कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं टारगेट, और हम जो है वो अचीव कर चुके हैं, जो भी कर चुके हैं, विक्ट्री मना रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे अब आगे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि देखें ईरान ने जो कॉज दिया, और ईरान इस तरीके का मुल्क नहीं है कि स्टेटमेंट्स दे रहा है और अमल नहीं कर रहा। ईरानी बेचारे बड़े सीधे लोग होते हैं। ईरानी जो काम कहते हैं, जो कहते हैं कि हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कहते हैं हम नहीं करेंगे वो नहीं करते। JCPOA एग्रीमेंट में भी इन्होंने सारे IAEA के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया बड़ी मासूमियत
मासूमियत के साथ, जबकि इनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। इन्होंने सारी कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ पैक्ट किए उनको अपहोल्ड किया और उनके साथ जो है वो सिंसियर रहे। और यूएस और इजराइल जो है वो किसी भी हद तक जाएंगे इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के चांसेस हैं कि वो ट्रंप अपनी बेइज्जती सह ले लेकिन और इस जंग के अंदर ना जाए। ये चांसेस ट्रंप की तरफ से होने के ज्यादा हैं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस जंग के अंदर कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, चाहे वो जितना भी नुकसान छुपाए। लेकिन इसके चांसेस भी हो सकता है कम हो, क्योंकि एट द सेम टाइम पैसा भी खाया हुआ है एडल्सन का और दूसरे लोगों का। तो हो सकता है कि जंग में जो है वो अमेरिका पीछे हो जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता। इसराइल बहरहाल हो सकता है कि इस जंग के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से रखने की कोशिश करे, भले शेल्टर में उनके लोग रहते हैं पूरा दिन, लेकिन ये जो बैठे हुए नेतन्याहू और इसकी जो पूरी टीम बैठी हुई है बंकर, सेफ बंकर्स के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, और वो हवा में ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, ये भी सुना है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस जंग को जारी रखें और आगे तक जाएं, क्योंकि नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल्स भी चल रहे हैं, उसको अपनी पावर होल्ड करके रखनी है। वहां पे एक सेंटिमेंट ये है कि इसको ईरान को खत्म करो, क्योंकि ईरान जो है वो खतरा है इजराइल के लिए, और एक ही खतरा है इजराइल के लिए, वो है ईरान। अगर ईरान खत्म नहीं हुआ तो इजराइल खत्म हो जाएगा, ये तासुर है वहां पे लोगों को। और किसी भी हद तक कोशिश कर सकते हैं वो कि इस जंग को खत्म करने की कोशिश करें, और इसमें डर्टी बॉम्ब भी यूज कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, कोई रिजीम चेंज नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और आई थिंक इजराइल के ऊपर जब ऐसा वो हमला करेगा यहाँ पे, तो इजराइल के ऊपर क्या रिटेलिएशन होगी वो हम सबको पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।